वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे फार ईस्ट एशिया अर्थात सुदूर पूर्व एशिया के बारे में, जिसको पूर्वी एशिया के नाम से भी जाना आता है, जिसको आप अंग्रेजी में ईस्ट एशिया भी कहते हैं। तो आप यह बात ध्यान रखेंगे कि इससे पहले जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा और जिसका होगा वही देखिएगा। बहुत सारे क्षेत्र मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से या फिर जो है अलग अलग छात्रों की मानसिकताओं के हिसाब से जो छात्र पसंद करता है इस पेपर में, चूँकि इस पेपर में 3 भाग होते हैं, आपको पता होगा, शुरुआत में हमने बता भी दिया था। तो जिसका सुदूर पूर्व एशिया होगा उसके लिए यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, जिसका दक्षिण पूर्व एशिया था उसके लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोडेड हो चुके हैं, जिसके जो है प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पश्चिम एशिया जो भी था उसके सिलेबस ऑलरेडी अपलोड है, उनको आप लोग देख लीजिएगा। और ये सिलेबस आपका कौन सा है भाई, ये सुदूर पूर्व एशिया का है अर्थात फार ईस्ट एशिया का है। ओके, तो हम चर्चा करते हैं फार ईस्ट एशिया और बीए थर्ड ईयर के छात्रों की दृष्टि से बीए पार्ट 3 जिसको कहते हैं, या फिर बीए तृतीय वर्ष, या फिर बीए जो लगभग बात की जाए फाइनल ईयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको विश्व का क्षेत्रीय भूगोल पढ़ना पड़ता है और उसी विश्व के क्षेत्रीय भूगोल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, एशिया के एक प्रकार से विस्तृत फॉर्म में एशिया के बारे में पढ़ना है, एशिया के क्षेत्रीय धरातलों के बारे में पढ़ना है। उसमें आपको कई कैटेगरी होती है, तो जो भी आपको पसंद आती है वही आपको पढ़ना होता है। उसमें जिन छात्रों का जो है सुदूर पूर्व एशिया अर्थात फार ईस्ट एशिया है या फिर ईस्ट एशिया के नाम से आपको पता है, तो कुछ भी होगा तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो सुदूर पूर्व एशिया हो चाहे फार ईस्ट एशिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पूर्वी एशिया हिंदी में मिले तो भी यही है आपका, और उसके बाद में अगर आपको ईस्ट एशिया मिलता है अंग्रेजी में तो यही है। ठीक है, इतनी बात ध्यान होगी आपको। तो आज के वीडियो के अंतर्गत बे तृतीय वर्ष भूगोल तृतीय प्रश्न पत्र खंड सी इसका किसके बारे में चर्चा करेंगे, सुदूर पूर्व एशिया के बारे में। नवीनतम पाठ्यक्रम होगा 2022 के, और उसके आगे के सत्रों के लिए फार ईस्ट एशिया अंग्रेजी में न्यू सिलेबस 2022। अब हम इसके 5 इकाइयों को चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार 5 इकाइयों में क्या क्या चीज़ें वर्णित हैं, इसके कौन कौन से देश हैं इसमें संकलित हैं। वैसे ही इसमें बात की जाए तो लगभग 8 देश आप पढ़ते हैं। इसमें कितने देश हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 8 देश हैं, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको किसको पढ़ना है, चीन को पढ़ना है और जापान को पढ़ना है। चीन के बाद में इसमें और भी देश शामिल हैं, इससे कि लगभग 8 देशों में पहला तो चीन हो गया। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। हांगकांग है दूसरा देश, उसकी राजधानी क्या है, चीनी मतलब राजधानी जो है उसकी राजधानी क्या है, हांगकांग। और मकाऊ 2 देश और हैं जो कि चीन के ही आधिपत्य में है, तो हांगकांग और मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ जो हैं वो 2 देश ऐसे हैं जो कि किसके हैं भाई, जो कि 2 देश जो हैं वो चीन के ही कब्जे में मतलब चीनी आधिपत्य ही हैं। तो इसकी राजधानी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो राजधानी का काम होता है वो चाइना से ही हो जाता है, हांगकांग से ही हो जाता है। तो इसीलिए जो है जो मकाऊ देश है और उसके बाद में हांगकांग है, ये आपको नहीं जो है प्रकार से इसकी राजधानी नहीं आएगी। ओके, उसके बाद में जापान है आपके जो है सिलेबस में, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। उसके बाद में उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग है। उसके बाद में दक्षिण कोरिया है, उसकी राजधानी क्या है, सियोल है। उसके बाद में मंगोलिया है, मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर। और ताइवान है, ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपेई है। ओके, तो इस प्रकार से आपके लगभग 8 देश हैं। इसमें बहुत सरल यही होता है, लगभग आपके हिसाब से बताऊँ 2 ही देशों के बारे में आपको 2 देशों के क्षेत्रीय विस्तृत फॉर्म में पढ़ना, मतलब चीन और जापान का विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन आपको करना। अगर आपने चीन और जापान के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, चीन और जापान की कृषि कैसी होती, वहाँ की मिट्टी कैसी, धरातलीय संरचना वहाँ की कैसी, पठार पर्वत नदियाँ कैसे कैसे बहती हैं, वहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र कहाँ पर है, उसके भौगोलिक प्रदेश या फिर जो है कृषि प्रदेश कैसे है, क्या कौन कौन से हैं, कितने उनको प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, इन सभी को अगर आपने चीन और जापान को अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको और कोई चीज़ पढ़े चाहे ना पढ़े आपका एक प्रकार से लगभग 60% से ऊपर नंबर आएगा, बस केवल चीन और जापान पढ़ लीजिएगा सुदूर पूर्व एशिया में। ठीक, लेकिन फिर भी मैं सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सिलेबस आप देखिएगा, पहला यूनिट है अर्थात इकाई 1 के अंतर्गत आप देखेंगे सुदूर पूर्व एशिया के बारे में हमको पढ़ना है। सुदूर पूर्व एशिया में आपको और क्या पढ़ना है, सुदूर पूर्व एशिया के भौगोलिक तत्वों के बारे में पढ़ना, अर्थात जो भौगोलिक तत्व अर्थात जो जियोग्राफिकल जो एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे रीजन्स एज आ जियोग्राफिकल एंटिटी एज अ कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल सिस्टम, जो है बेसिस ऑफ रीजनलाइजेशन ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज जियोग्राफिकल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल और कल्चरल। मतलब कि जो भी यहाँ के 8 देश हैं जो हमने अब आपको बताया जो कि सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं, उन सुदूर पूर्व एशिया
एशिया के देशों के भौगोलिक तत्वों के बारे में, अर्थात भौगोलिक तत्वों के बारे में आपको पढ़ना कि वहाँ की जो भौगोलिक संरचना है कैसी है, उसका जो क्षेत्रीय विभाजन है वो कैसे है, प्रादेशिक चीज़ें कैसी है, मतलब कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और उसके मैपिंग वगैरह को भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि मैपिंग भी यहीं से, जब भी आपसे भौगोलिक चीज़ें पूछे, भौगोलिक परिचय आपसे पूछा जाएगा एग्जाम से, एक प्रश्न एग्जाम से लगातार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, एक प्रश्न एग्जाम्स में जरूर आएगा। कौन सा प्रश्न? कि सुदूर पूर्व एशिया के भौगोलिक तत्वों पर प्रकाश डालिए, या फिर सुदूर पूर्व एशिया का परिचय दीजिए, सुदूर पूर्व एशिया का विस्तार से परिचय दीजिए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और सुदूर पूर्व एशिया का भौगोलिक परिचय जब भी आपसे पूछे तो आप उसमें अगर मैप बना देंगे, अगर आप उसमें मैप बना करके समझा दे रहे हैं अच्छे तरीके से, 8 के 8 देशों का मैप बना दीजिए अच्छे तरीके से, उसको समझा दीजिए कि हाँ ये आपका ये चाइना है, मान लेते चाइना बता दिया, इधर बता दिया कि जो है ये होन्सू होकाइडो होते हुए ये आपका जापान बता दिया, मतलब अच्छे तरीके से आपने समझा दिया, ये उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया आपने बता दिया। तो जैसे आप उसको मैपिंग के माध्यम से अगर बताएंगे तो क्या होगा, मैपिंग के माध्यम से एग्जामिनर जो होगा वो एक प्रकार से आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देशों के समूहीकरण, अर्थात जो देश हैं, अर्थात जैसे कि यहाँ पर जो 8 देश हैं, जैसे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और ताइवान हो गया आपका। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे हांगकांग और मकाऊ जो कि चीन अधिपत्य में ही हैं। तो ये सब जो देश आपके हैं, उलान बटोर इसकी राजधानी है। तो कहीं ना कहीं पे जो भी देश आपके इसमें संकलित हैं, 8 के 8 देशों के समूह को हम मुख्य रूप से, संयुक्त रूप से हम सुदूर पूर्व एशिया कहते हैं। तो आखिरकार सुदूर पूर्व एशिया उन 8 देशों को हमने क्यों कहा, उसके कुछ रीजन रहे होंगे, उसके कुछ कारण रहे होंगे, उसका कुछ आधार रहा होगा, किसी न किसी आधार को बना करके इन देशों के एक समूह में रखा गया होगा। तो आधार है कौन कौन से? एक तो भौगोलिक आधार हो सकता है, दूसरा आपका राजनीतिक हो सकता है, तीसरा ऐतिहासिक और चौथा सांस्कृतिक। या तो वो भौगोलिक रूप से समान रहे हों, या राजनीतिक रूप से, या ऐतिहासिक रूप से, या फिर सांस्कृतिक रूप से। तो इसी जो है इनके आधारों को समझेंगे कि अर्थात रीजनलाइज मतलब कि रीजनलाइजेशन जो होता है, अर्थात जो ग्रुपिंग होती देशों की, जो समूहीकरण होता है देशों का, देशों को एक समूह में बनाया जाता है कि हाँ 4 देशों को, 10 देशों को, 20 देशों को, 18 देशों को, 12 देशों को एक ग्रुप में हम शामिल कर दें। तो वो कैसे शामिल किया जाता है इसको हमको पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे दूसरी इकाई में हम क्या, अंग्रेजी वालों आपके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुपिंग ऑफ कंट्री, जिसमें जियोग्राफिकल रीजन्स, पॉलिटिकल रीजन्स, हिस्टोरिकल रीजन्स और कल्चरल रीजन्स। नेक्स्ट आपका जो है अगली इकाई कौन सी भाई? अगली इकाई आपकी धरातलीय संरचना। दूसरी इकाई में आप देखेंगे धरातलीय संरचना। किसकी धरातलीय संरचना? सुदूर पूर्व एशिया की धरातलीय संरचना के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में सुदूर पूर्व एशिया की जलवायु पर फोकस करना है। जलवायु को अंग्रेजी में क्या, क्लाइमेट कहते हैं। तो उसके क्लाइमेट के बारे में, सुदूर पूर्व एशिया के स्ट्रक्चर रिलीफ के बारे में हमको देखना है। उसके बाद में जलवायु क्षेत्र भी कुछ होंगे सुदूर पूर्व एशिया में, उन क्षेत्रों पर भी हमको चर्चा करनी है, यानी क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उन रीजन्स के बारे में हमको देखना है। उसके बाद में कुछ वनस्पतियाँ होंगी सुदूर पूर्व एशिया की, उन सुदूर पूर्व एशिया के हमको वनस्पतियों के बारे में अर्थात वेजिटेशन के बारे में हमको देखना है। तो वेजिटेशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद में वहाँ पर सिंचाई वगैरह कैसे होती है, अर्थात नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, या फिर जो है कुछ अन्य यंत्रों के माध्यम से सिंचाई होती है, या फिर कोई अन्य कारण है, या फिर वर्षा के माध्यम से। तो ये सब सिंचाइयों के प्रकारों को देखेंगे कि किस किस प्रकार से सिंचाई होती है जो है सुदूर पूर्व एशिया में, अर्थात पूर्वी एशिया के अंतर्गत। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, शक्ति और खनिज संसाधन देखेंगे। और सिंचाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन देखेंगे हम कैसी होती है दक्षिण पूर्व मतलब कि सुदूर पूर्व एशिया में। और शक्ति वहाँ पर कैसी, अर्थात जो है जो ऊर्जा प्राप्त करने के जो साधन है वो कौन कौन से, चाहे वो बिजली हो, या फिर बिजली के साथ कोयला हो, या फिर अन्य जो ऐसे संसाधन जो कि हमको ऊर्जा या शक्ति प्रदान करते हैं हमारे कारखानों को चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो उस शक्तियों के बारे में, अर्थात वहाँ पर पावर कहाँ से आती है, उन पावर को देखेंगे। और खनिज संसाधन वहाँ पर कौन कौन से हैं, उन खनिज संसाधनों पर भी फोकस करेंगे। किस देश में कौन से संसाधन पाए जाते हैं, उनमें से हम सुदूर पूर्व एशिया में जो भी खनिज संसाधन होते हैं, उन खनिज संसाधनों का आयात निर्यात कैसे होता है, कितने माध्यम से वितरण वगैरह क्या क्या चीज़ें होती है उसको देखेंगे। खनिज संसाधन अर्थात जो है अंग्रेजी में मिनरल्स रिसोर्सेज, वहाँ पर जो भी होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये था आपका इकाई 2 जो कि सुदूर पूर्व एशिया का था। नेक्स्ट इकाई में आपको क्या पढ़ना होता है, अगली इकाई जो कि है उसमें हम जनसंख्या के बारे में देखेंगे। और कहाँ की जनसंख्या, तो सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या कितनी है, उसका फैलाव कहाँ कहाँ पर है, अर्थात जो है इतनी जनसंख्या कहाँ पर कैसे फैली हुई है उसको देखेंगे। अंग्रेजी में जनसंख्या को पॉपुलेशन कहते हैं, वितरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जो ग्रुप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे। और एक प्रकार से हम जो है पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को भी देख लेंगे। आखिरकार
प्रकार जो वितरण प्रतिरूप है जनसंख्या का, जनसंख्या कहाँ पर कैसे पाई जाती है, अर्थात नदियों किनारे, नदी घाटियों में पाई जाएंगी या फिर पर्वतों के किनारे मिलेंगी हमको जनसंख्या, या फिर अन्य क्षेत्रों में मिलेंगी, तो उनको भी हम फोकस कर लेंगे कि आखिरकार उनका जो वितरण अर्थात जो जनसंख्या पाई जाती है उसका प्रतिरूप क्या है, उसका पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर जनसंख्या का माध्यम विरल है, अर्थात जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम पाई जाती है, कहाँ पर मध्यम पाई जाती है, उन क्षेत्रों पर हम फोकस करेंगे। जनसंख्या का वितरण देखेंगे, वृद्धि कैसे होती है जनसंख्या में उसको देखेंगे, वितरण प्रतिरूप देखेंगे जनसंख्या का। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे क्या, प्रवास, अर्थात वहाँ के लोगों का एक प्रकार से जो आवास है, अर्थात कहाँ पर किस घर में रहते हैं, वहाँ के घर कैसे होते हैं, तो उन प्रवासों को देखेंगे, अर्थात प्रवास जो भी अन्य क्षेत्रों में रहते हैं उनके प्रवासों को देखेंगे, अर्थात इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिग्रेशन कहते हैं प्रवास को। उसके बाद में हम वहाँ पर कृषि कैसी होती है, कहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया में संयुक्त रूप से कृषि कैसी होती, तो उस कृषि को हम देखेंगे, अर्थात एग्रीकल्चर वहाँ का कैसा होता है, मतलब वहाँ का एग्रीकल्चर जो है सेक्टर है वह कैसे है, कैसे कार्य करता है उसको देखेंगे। उसके बाद में हम वहाँ पर जो है उद्योग कौन कौन से हैं, उद्योगों का एक प्रकार से क्या प्रतिरूप है, उस उद्योगों को देखेंगे, यानी इंडस्ट्रीज़ वहाँ की कैसी हैं उनको देखेंगे। उसके बाद में व्यापार देखेंगे, व्यापार को अंग्रेजी में ट्रेड कहा जाता है। उसके बाद में परिवहन देख लेंगे, अर्थात जो है ट्रांसपोर्ट जो सेक्शन है, तो व्यापार कौन कौन से होते हैं, कितना आयात सामान होता है, क्या सामान आयात होता है, कौन सा निर्यात होता है, किसकी कमी है, किसकी अधिकता है, इन सभी मुद्दों को देखेंगे। तो ये इकाई 3 में आपके संकलित है। ओके, किस में है, इकाई 3 में ही संकलित है। उसके बाद में हमको क्या देखना है, उसके बाद में आप देखेंगे सुदूर पूर्व एशिया के बारे में। किसके बारे में, सुदूर पूर्व एशिया के जो सामरिक महत्व हैं, सुदूर पूर्व एशिया का सामरिक महत्व देखना और समस्याएं, सुदूर पूर्व एशिया की जो सामरिक समस्याएं हैं और सामरिक महत्व हैं। सामरिक मतलब होता है करंट इशूज़, मतलब एक प्रकार से करंट जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं, अर्थात जो आधुनिक समस्याएं हैं उनके बारे में हमको देखना है। अर्थात सुदूर पूर्व एशिया का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या आज के परिप्रेक्ष्य में या भौगोलिक दृष्टि से क्या महत्व है, उन महत्व के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा कर लेनी है। ठीक, तो सुदूर पूर्व एशिया का सामरिक महत्व क्या है, सामरिक महत्व मतलब कि समय के लिए महत्व। ठीक, समस्याएं और कौन कौन सी उसमें समस्याएं हैं, अर्थात सुदूर पूर्व एशिया में की कौन कौन सी समस्याएं हैं और इसका महत्व क्या है। ठीक, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर ईस्ट एशिया इन मॉडर्न पीरियड या फिर मॉडर्न टाइम में, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन्स, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न प्रॉब्लम्स। तो सामरिक महत्व और उसकी समस्याएं, उसका जो बैकग्राउंड रहा, कैसे रहा है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे इकाई 4 के अंतर्गत। और इकाई 5 में आपको सीधे सीधे क्या देखना है भाई, इकाई 5 में हमको देखना है चीन और जापान। चीन और जापान जो कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट देश है, पहला कौन है, चीन है, दूसरा कौन है, जापान है। यहाँ को इनको लेकर के प्रश्न पूछा आता है, चीन और जापान के विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन को लेकर के। यहाँ पर डिटेल्ड रीजनल स्टडी ऑफ चाइना एंड जापान, तो चाइना एंड जापान के बारे में हमको विधिवत रूप से जानकारी ग्रहण करनी है, क्योंकि चाइना की कृषि को लेकर के, चाइना में मिट्टी कैसे पाई जाती है, चाइना में नदियाँ कैसे कौन कौन सी हैं, उनके किनारे फसलों का एक प्रकार से उत्पादन कैसे होता है, अधिक मात्रा में होता है या कम मात्रा में होता है, कौन कौन सी जो है फसलें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, या फिर यहाँ पर जो है सिंचाई के कौन कौन से साधन है, यहाँ का एक प्रकार से स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि जो धरातलीय संरचना है वो कैसी है। इसी प्रकार से जापान की चीज़ों के बारे में, जापान का प्रादेशिक कृषि प्रदेश कौन से हैं, औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं, इसी प्रकार से कहाँ पर कौन सी जो है एक प्रकार से खनिज संपदा पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ संपदा, तो इन सभी के बारे में हमको चीन और जापान के बारे में विस्तृत जानकारी हमको यहाँ पर ग्रहण करनी है। तो यहाँ पर ये 5 जो इकाइयों में आपका सिलेबस जो है पूर्ण रूप से बटा हुआ था, जिसको हमने आपके सामने रखा। इससे पहले आपने अगर सुदूर पूर्व एशिया का दक्षिण पश्चिम एशिया का नहीं देखा है या फिर दक्षिण पूर्व एशिया का नहीं देखा, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। ये सुदूर पूर्व एशिया, इस प्रकार से आपका तीनों का तीनों पेपर समाप्त हुआ। और उससे पहले क्या था, जियोग्राफिकल जो थाट था भौगोलिक विचारधारा या भौगोलिक चिंतन के मूल आधार, जो पेपर का नाम है उसको आपने देखा था, उसका भी सिलेबस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था लाइव फॉर्म में। उसके बाद में आपके सामने हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज का भी सिलेबस डिस्कस कर दिया है। तो लगभग जो 5 सिलेबस जो था 5 वीडियो के अंतर्गत आपका जियोग्राफी BA थर्ड ईयर अर्थात BA फाइनल ईयर BA पार्ट 3 का अपलोडेड हो चुका है। उन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और जो भी सफिशिएंट हो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आपकी दृष्टि से। और इन सभी संबंधी जो भी चैप्टर्स यहाँ पर आएंगे, तो हो सकता है आपके सामने चैप्टर्स मैं इन सभी के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में देने का प्रयास करूँ।
तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इस पर वीडियो आपके सामने दे सकूँ, ठीक है। वैसे मॉडल पेपर वगैरह जो है जल्द ही आपके सामने, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे गए हैं और उनको मैं आपको देने का प्रयास रहेगा। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित होंगे, तो उनको आप लोग अगर पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो आपको यह पता लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं उन क्वेश्चन को सीधे सीधे आपको क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन अतुल उत्तरीय में पूछा गया था, ये लघु उत्तरीय में पूछा गया था, ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया था, उसको आपको बाकायदा से दे दूंगा। तो उस पर आप लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करिएगा और उन प्रश्नों पर अपना तैयार कर लीजिए, कैसे क्या करना है उसको आप लोग मैनेज करिएगा। और उसको मैं भी बताऊंगा कि हाँ आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें कैसे डील करनी है, कैसे हल करना होता है पेपर, ठीक है, कैसे लिखें उत्तर लेखन के लिए भी जो है विधियाँ बहुत कई सारी होती हैं, उन विधियों का हम कैसे प्रयोग करें, किस किस प्रकार से सारी चीज़ें करते हैं उसको देखने का प्रयास रहेगा। ओके, तो निश्चित तौर पर ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।